प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11वीं की कविता घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। ये एक सहज व्यक्तित्व के स्वामी थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहने वाले एक आस्थावादी कवि थे। इन्होंने समाज सेवा और समाज सुधार का जो है वो पथ ग्रहण किया था और अपने इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने विचार, महिला आश्रम जैसी सामाजिक पत्रिकाओं का भी काफ़ी लंबे अरसे तक संपादन कार्य किया। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था, मध्य प्रदेश में है। जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न मम आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। सन 1985 में इनका देहांत हो गया था। सहज लेखन और व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। और गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है और इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। तो इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। बच्चों, क्या कहते हैं इनको? कविता का गांधी। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है और इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी भी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। तो कहते हैं कि आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है, वो वृद्धावस्था मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। तो नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। तो गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो घर की याद कविता में घर के मर्म का जो है वो उद्घाटन है और कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। तो कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद जो है वो कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो देखो बेटा, घर की याद में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से लेखक जो है क्या है, किस में बंद है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो बताया है वो है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण, जो कि 1942 में हुआ था, अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सज़ा उन्हें दे दी गई। तो कारावास यानी जेल में ही उन्होंने घर की याद कविता लिखी थी। तो यह कविता कवि की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें उन्होंने घर के प्रति अपने लगाव और अपने परिजनों की उभरती स्मृतियों की मार्मिक प्रस्तुति की है। तो जेल में रहते हुए कवि घर को याद करके जो है वो दुखी हो जाता है, उसका वर्णन हम इस कविता में करेंगे। तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो अंग्रेज सरकार ने कवि को असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए कारावास भेज दिया था और सावन की घनघोर जो घटाएं हैं उनसे क्या हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। तो कवि को घर की याद जो है वो उससे उसका मन जो है दुखी हो जाता है। किसका? कवि का। उसके मन में घर की प्रति जो है वो संवेदना बढ़ती जाती है। तो कवि कहते हैं कि आज बादलों से लगातार पानी बरस रहा है, लगातार बहुत पानी बरस रहा है। आज ये वर्षा जो है वो पूरी रात से हो रही है। जैसे जैसे वर्षा का पानी गिर रहा है वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है बेटा, उसका मन जो है वो गिर रहा है। किससे? घर की स्मृतियों से। ठीक है।
तो कहता है बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कहता है इस घनघोर वर्षा के समय में अपना घर जो है वो कवि की आंखों में उसकी एक छवि जो है, स्मृति जो है वो आंखों में भर आई है, और वह घर अब कवि से क्या है, बहुत दूर है, और जिसमें संपूर्ण जो है वो खुशियाँ समाई हुई थी, आज वो घर जो है इस वर्षा में रह रह कर कवि को याद आ रहा है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन भाई। घर की घर में चार भाई, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में चार भाई, तो कभी अपने भाई बहनों को याद करते हुए उसका मन जो है बेचैन उठता है। तो कहता है जो परिजन है, जो सगे संबंधी है, उनकी एक स्मृति उसके मन में उभर आती है कि मेरे भी घर में चार भाई है। सोच रहा है कि मायके में बहन आई, मायके से बहन जो है वो पिता के घर खुशियाँ बांटने आई होगी, परंतु यहाँ आकर जब उसके भाई के जेल में होने का समाचार मिला होगा तो वह भी दुखी हो गई होगी। परिताप यानी कि वो भी दुख जो है उसके मन में हो गया होगा। तो कवि कहता है कि घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कि चार बहनें और चार भाई सब हम मिलकर बैठ जाते थे, जब घर में इकट्ठे होते थे तो जब सभी इकट्ठे हो पाते थे तो ऐसे अवसर बहुत कम होते थे जब हम सब एक साथ इकट्ठे होते थे। भाई जो है वो क्या होता है, बुझा भाई प्यार बहनें, यानी भाई जो है वो रक्षा करने वाली भुजाओं के समान होता है, और वो बहनें उन भुजाओं पर बंधे हुए प्यार की बातें होती हैं जो रक्षाबंधन के समय बांधा जाता है। तो कवि को अपने भाइयों और बहनों से बहुत प्रेम जो है वो याद आ रहा है, कहाँ रहकर, जेल में रहकर, और जिससे वह बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। फिर कहता है और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कहता है कि जब जेल में बैठा है कभी तो वो घर को याद करके दुखी हो रहा है, तो उसकी यादों में एक माँ का चेहरा जो है वो सामने उभर कर आता है। तो कवि कहता है मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है और उसे क्या है, पढ़ना लिखना नहीं आता, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। दुख में गड़ी मेरी का अर्थ है कि उसे दुखों का कोई आभास नहीं है, वो नहीं जानती, उसकी गोद में सिर रखकर उसे दुखों का कोई भी आभास ही नहीं होता था जब मैं उसकी गोद में सिर रखता था। तो कहने का भाव है कि माँ क्या होती है, माँ का जो आंचल होता है बेटा कहते हैं वो सुख देने वाला होता है। माँ की शांति देने वाली, जो आनंद देने वाली जो गोद है उसमें कवि को सुख का अनुभव होता था। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कहता है मेरी माँ अनपढ़ है, ठीक है, उसके जो स्नेह की धारा है, उस गोद, उस स्नेह धारा जो उसकी गोद में है, उससे कवि को सुख मिलता था, लेकिन उसे दुखों का पता नहीं चलता था, ठीक है। यानी माँ की गोद में कवि को सुख का अनुभव होता था। माँ की प्रेम की धारा इतनी विस्तृत है कि वो उस कारावास तक फैली हुई है, और माँ दूर होते हुए भी अपने दिल से उसे क्या करती है, आशीर्वाद देती है। क्या करती है, उसको आशीर्वाद देती है। उसके बाद कहता है कि जो माँ होती है, चाहे अनपढ़ है, चाहे लिखना नहीं आता उसे, लेकिन माँ का पत्र जो है उसे प्राप्त नहीं हो पाता था क्योंकि उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता था। फिर कहता है पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। तो कहता है अब पिता के व्यक्तित्व के बारे में बताता है कवि। कहता है उसके पिता में युवाओं के जैसा उत्साह है, उन्हें एक क्षण के लिए भी कभी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ, और युवाओं जैसी शक्ति जो उनके अंदर विद्यमान रहती है। किसकी तरह, युवाओं की भांति। मौत के आगे न हिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कहता है कि उनके शरीर में शक्ति और स्फूर्ति में कोई कमी नहीं है, वे बलशाली होने के कारण आज भी क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ठीक है, अभी भी खिलखिलाए, वे युवकों की तरह अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे नहीं हिचके, उसके पिता जो है कहते हैं वो निडरता की साक्षात मूर्ति हैं, और मौत के सामने भी वो भयभीत नहीं होते, और शेर के आगे भी वो डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ में बादलों की गरज के समान बल और गंभीरता है, काम में झंझा लरजता।
तो आंधी के प्रचंड वेग की तरह वो काम करते हैं और मार्ग में आने वाली जितनी भी विघ्न, रजता कहते हैं बेटा कांपने को, झंझा यानी तूफान, तो जो तूफान है उनके बीच भी वो एक वेग की तरह काम करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों से विचलित नहीं होते। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। इससे आगे की वीडियो में इसकी आगे व्याख्या पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।